नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबील के वेबिनार सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से लोगों का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। देखा जाए तो फीमेल्स में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इसकी वजह से थकान होने लगती है, वजन बढ़ने लगता है और ऐसे ही बहुत सारे सिम्टम्स होने लगते हैं। आज इसकी पूरी जानकारी हम अपने होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर सौरभ अरोड़ा से लेंगे। सर, आपका वेबिनार सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर सौरभ अरोड़ा गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके साथ ही ही इज BHMS MD इन होम्योपैथी एंड ही इज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ इनिशिएटिव टू प्रमोट रिसर्च इन होम्योपैथी एंड अरोरा's होम्योपैथिक क्लिनिक विविड होम्योपैथी एंड ऑल्सो द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ beyondavocado.com. He is also the General Secretary of Homeopathic Medical Association of India, Delhi State Branch. इन्हें 17 साल का एक्सपीरियंस है होम्योपैथी फील्ड में। हम अपनी वेबिनार स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप हमारे क्वेश्चन एंड आंसर चैट में लिख सकते हैं। हम अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आप लोगों को जरूर रिप्लाई करेंगे। इसके साथ ही जो भी अटेंडीज हैं उन सभी को ऑनलाइन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं कल, यानी कि वेबिनार से नेक्स्ट डे। यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वेबिनार के बीच में 3 टॉप क्वेश्चंस हम रेंडमली सेलेक्ट करते हैं और अपने विनर्स के नाम डिस्कस करते हैं, और उनके लिए हम 3 गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट होता है वो हम बाद में लेते हैं। इसके साथ ही अगर आप वेबिनार की रिकॉर्डिंग और एजुकेशनल वीडियोस को फॉलो करना चाहते हो तो आप एसबीएल का लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। वेबिनार को फीडबैक देने के लिए लास्ट में हम आपसे कुछ 2 से बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस का फीडबैक लेंगे। उसके लिए पोल क्वेश्चंस हैं, उनको वहां पे आपको वोट करना होगा। सर, नाउ ओवर टू यू। वी कैन डिस्कस आवर हाइपोथायरॉयडिज्म। थैंक यू सो मच डॉक्टर मंजू फॉर इनवाइटिंग। और आई थिंक ये एक मंच है जिस पर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं थायराइड को लेके। और क्योंकि थायराइड एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिस पे बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन भी है। सो मैं अपनी जो आज पीपीटी है, डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी है, पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है, ताकि दोनों चीज़ों के अंदर हम एक समन्वय स्थापित कर सकें कि क्या कंफ्यूजन्स डॉक्टर्स के लेवल पे हैं या क्या कंफ्यूजन पेशेंट्स के लेवल पे हैं। सो मैं लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। अब अगला आधा घंटा या 40 मिनट बहुत कम टाइम है, लेकिन इस टाइम को हम थोड़ा सा यूटिलाइज कर सकते हैं थायराइड को समझने के लिए फ्रॉम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड इस प्लेटफॉर्म पे आज जस्टिफाई करेंगे कि हमने थायराइड या हाइपोथायराइडिज्म के बारे में क्या सीखा और उसका रिलेशन होम्योपैथी के साथ हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले राइट और रॉन्ग। अब हर किसी को लगता है ही इज डूइंग द राइट, स्पेशली इन थायराइड की। मैंने दवाई दे दी, मैंने पेशेंट के साथ सबसे ठीक किया। कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा कि मैंने पेशेंट के साथ सही नहीं किया, गलत नहीं बोलूंगा, सही नहीं किया या सही नहीं हुआ। तो सबको लगता है उनकी जो प्रैक्टिस है, पैथी है, उनका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, सब सही है। लेकिन गलत क्या है, देखते हैं एट द एंड हम लोग उसमें से क्या समझ सकते हैं कि क्या गलत हो रहा है। सबसे पहले बहुत ज्यादा फिजियोलॉजी नहीं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं, T3 और T4। और इनका जो एक सिक्रीशन है वो पल्सेटाइल फीडबैक मैकेनिज्म है। इट इज जस्ट लाइक डिमांड एंड सप्लाई। अब बॉडी के अंदर जो है वो T3 T4 यूज होने हैं। हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, T4 इज बायोलॉजिकली स्टेबल एंड T3 इज बायोलॉजिकली एक्टिव। इसका मतलब कि T3 की हाफ लाइफ नहीं है। जब भी बॉडी को जरूरत है वो T4 लेगी, T3 में कन्वर्ट करेगी और वो T3 जो है वो बॉडी में यूज होगा। इट्स लाइक अ फ्यूल टू द बॉडी। इट मीन्स अगर हम एलोपैथिक टैबलेट की बात करें, कन्वेंशनल सिस्टम में जो टैबलेट हैं दे आर ऑल लिवोथैरोक्सिन LT4। बिकॉज इट इज बायोलॉजिकली स्टेबल, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ ज्यादा है, तो वो इसलिए टैबलेट T4 की दी जाती है। बट बॉडी में जो अल्टीमेटली कन्वर्ट होना है वो T3 कन्वर्ट होना है। और इस T3 T4 के जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसके रिलेशन में TSH सिक्रीट होगा।
इट इज जस्ट लाइक कि आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, आपको एक्स वाई जेड अमाउंट आपको खर्च करना है। तो डिपेंडिंग कि आपने शॉपकीपर को कितना देना, आप उतनी अपना जेब में से निकालेंगे। अगर नहीं है तो यू आप बोरो करेंगे, आप किसी से लेंगे, आप पेटीएम करेंगे, आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे। सो इसी तरह से बॉडी में जो एक्चुअल यूसेज है वो T3 T4 की है, लेकिन फीडबैक मैकेनिज्म है TSH। अब यहाँ पे क्यों मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ वो अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इट इज असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बॉडी के हर पार्ट को, हर सेल को T3 चाहिए, TSH नहीं चाहिए। हार्मोन चाहिए, प्रिकर्सर हार्मोन नहीं चाहिए। प्रिकर्सर हार्मोन सिर्फ उस T3 T4 की सिक्रीशन को रेगुलेट कर रहा है। सो इट इन्फ्लुएंसेस ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी, और सारे डीज इसमें कन्वर्ट कवर होते हैं। डिस्कम्फर्ट, डिसीज, डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ। पेशेंट कहता है सर पिछले 2 साल से 3 साल से थकावट इतनी है कि खड़ा नहीं हो पा रहा। आप टेस्ट कराते हैं, आपको थायराइड निकलता है। पेशेंट कहता है सर मुझे बुखार हुआ, बीमारी हुई, मेरे को चलना दूभर हो गया, टेस्ट कराया तो फीवर के साथ साथ थायराइड निकल आया। और अगर अनट्रीटेड केसेस हैं तो इवन डेथ कैन एंश्योर इन सर्टेन केसेस, अगर थायराइड की बीमारी को हमने ठीक समय पर ट्रीट नहीं किया। कुछ बेसिक टेस्ट हैं, रिलेशन बनाते हैं थोड़ा सा। TSH, T4, T3, एंटी एंटीबॉडी, अल्ट्रासाउंड, MRI, टेक्नीशियम स्कैन और रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। इसमें से हमने एज डॉक्टर्स हमने जो पहले 3 टेस्ट हैं बहुत कॉमन देखे। ईच एंड एवरी रिपोर्ट आप कोई भी एक रूटीन टेस्ट करवा लो, T3 T4 TSH, T3 T4 TSH। नाउ डेज हम लोग देख रहे हैं कि एंटी टीपी एंटीबॉडी फैशन टेस्ट हो गया है। पेशेंट करवा के आता है सर टीपी एंटीबॉडी बढ़ा हुआ है। फिर देन व्हाट? नहीं सर मुझे थायराइड की दिक्कत हो गई है। नो, ओनली इंक्रीज इन टीपी एंटीबॉडी डज नॉट मीन डिसीज। उस पर भी नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। अल्ट्रासाउंड रेयर हम लोग को देखने को मिलता है, बट यस नाउ डेज पेशेंट भी प्रेफर करते हैं, डॉक्टर्स भी प्रेफर करते हैं कि थायराइड का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। इट्स अ नॉर्मल अल्ट्रासाउंड, ये किसी भी लैब में आप करवा सकते हैं, इजी है। थायराइड के अंदर नोड्यूल्स कैन बी डिटेक्टेड, इवन मल्टी नोडुलर ग्वाइटर, सिस्ट, ग्रोथ्स। बहुत इजी टेस्ट है। MRI, rarely we see MRI, but yes, we have MRIs. I have seen MRIs of the thyroid gland also. टेक्नीशियम स्कैन, अगर आपको स्कैन रीड आउट नहीं करना आता देन आप थायराइड का डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं कर सकते, स्पेशली इन केसेस ऑफ हाइपर। हाइपर के केस में अपटेक हमेशा ज्यादा होगा। अगर अपटेक ज्यादा नहीं है और कंडीशन हाइपर वाली है, इट मींस ये थोड़े दिनों बाद या थोड़े हफ्तों बाद सेटल डाउन करेगी इन हाइपोथायरिज्म। तो वो कंडीशन जो हम लोग एज डॉक्टर्स पढ़ते हैं कि हाइपर फॉलोड बाय हाइपो, वो सिर्फ एक ही होता है कि अगर उसमें अपटेक ज्यादा नहीं है। अगर अपटेक ज्यादा है देन वी टर्म इट एज अ ग्रेव्स डिजीज। तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस को हम लोग अभी सर्च आउट करेंगे। सो कॉमन जो टेस्ट है TSH, आपने एक लैब से करवा लिया। नाउ कुछ चीजें हैं जो स्लाइड्स में नहीं है, बट आई वुड लाइक टू गिव टिप्स इन बिटवीन। देर आर सर्टेन किट्स। पेशेंट कहता है सर एक जगह से टेस्ट तो इतने का हो रहा है, दूसरी जगह से उतने का हो रहा है। एक जगह पे आपने स्क्रीनिंग कैंप में गए तो सर उन्होंने फ्री में कर दिया या चीपेस्ट कर दिया। देर आर सर्टेन किट्स, कैमिलोमिसेंस, इलेक्ट्रोकेमिलोमिसेंस और रेडियो इम्यून ऐसे RIA। सो जो आपकी कैमिलोमिसेंस है दे आर द चीपेस्ट किट्स, देन यू नो दिस कम दी RIA एंड इलेक्ट्रोकेमिलोमिसेंस। तो जितनी स्टैंडर्ड लैब्स हैं यू कैन कंफर्म विद देम वेदर दे आर यूजिंग द RIA और ECL। मेथड सारे सही हैं लेकिन सबकी स्पेसिफिसिटी और सबकी सेंसिटिविटी अलग अलग है। तो जो श्योरिटी है ना कि आपका जो टेस्ट बिल्कुल ठीक आया, रिपीट में भी ठीक आया है, तो यूजुअली वो इलेक्ट्रोकेमिलोमिसेंस है। इट इज लिटिल कॉस्टलियर, तो इसलिए जो बड़ी लैब्स हैं वो चार्ज करती हैं, क्योंकि ये 3 किट्स वो यूज करते हैं। पेशेंट को नहीं पता, पेशेंट कहता है सर मैंने टेस्ट कराया, मैंने दोबारा टेस्ट कराया, वो ठीक है। नाउ डेज व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इन माय प्रैक्टिस कि कोई भी पेशेंट एक खाली TSH लेके आता है, आई नेवर बिलीव दैट टेस्ट। कि नहीं, आप 2 दिन रुक के, 3 दिन रुक के T3 T4 करवा के आओ, साथ में TSH कराओ, रिपीट कराओ। एंड 50% ऑफ द केसेस आप देखेंगे कि वो TSH ठीक आता है। जहां आप एक टेस्ट पे गोली शुरू करने वाले थे वो उसका नॉर्मल है। सो देर कैन बी एरर्स ऑल्सो, विल डिस्कस ग्रेजुअली। सो ये जो कॉमन टेस्ट है प्लीज हम लोग को यूज करने चाहिए, बिकॉज ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। नाउ व्हाई दिस एरिया इज क्लिनिकली रेलेवेंट? सबसे पहला तो नो मिनिमल और ट्रबलसम सिम्टम। मेजोरिटी ऑफ द केसेस आप देखेंगे कि जो बुकिश डिस्क्रिप्शन ऑफ थायराइड है वो आपको नहीं मिलता। पेशेंट ने रूटीन टेस्ट कराया, TSH आ गया। पेशेंट ने किसी और चीज के लिए कराया, इवन ऑल्टर्ड मेंसेस और हेयर फॉल और ओबेसिटी और अनीमिया
और इनफर्टिलिटी और व्हाट यू नेम ऑन दिस अर्थ, थायराइड निकल आया। कुछ नहीं कराया, रूटीन टेस्ट थे, कुछ कहीं पे हुआ, कुछ भी एक्यूट फीवर्स हैं। सो पहली बात तो सिम्टम्स नहीं है, डेफिनेटिव सिम्टम्स नहीं है, सारे सिम्टम जो हैं वो क्लब करते हैं। आप थायराइड के सिम्टम को कंपेयर करो अनीमिया के साथ, यू विल फाइंड बोथ द सिम्टमोलॉजी आर ऑलमोस्ट सेम, एंड दिस हैपेंस स्पेशली इन द इंडियन फीमेल, जहां पर हमारा सिनेरियो है कि इंडियन फीमेल्स आर स्ट्रगलिंग विद द लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा, और डाइट के लिए चैलेंज है, न्यूट्रिशन सफिशिएंट नहीं है, वहां पर थायराइड बहुत कॉमन है। दूसरा, कन्वेंशनल सिस्टम में सिर्फ रिप्लेसमेंट अवेलेबल है ना। अब कन्वेंशनल सिस्टम के भी जो अप्रोच है ना, वो सब क्लिनिकल में बड़ी क्लियर है, वेट एंड वॉच। वो पेशेंट बोलेंगे कि टेक विटामिन डी लो, आप मल्टीविटामिन लो, और थोड़ा वेट करते हैं, लेट्स से वेट फॉर 2 मंथ 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, रिपीट कराएंगे। अगर आपका निकलता है अच्छा खासा थायराइड तो गोली शुरू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वो जो विंडो है, वो जो सब क्लिनिकल विंडो है, वो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स अ प्रिकर्सर ऑफ द डिसीज। कैसे? विल फाइंड इट आउट। तीसरा है स्कोप ऑफ पर्सनलाइज मेडिसिन। नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस फॉर पास्ट 200 years। पर्सनलाइज मेडिसिन, पेशेंट के हिसाब से मेडिसिन दो। मेडिसिन बीमारी के हिसाब से नहीं। अगर आपके पास 10 मरीज हैं तो वो 10 मरीज के जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं उस सेम बीमारी के, वो अलग हो सकते हैं, सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन अलग है, हिस्ट्रीज अलग हैं, राइट। एक छोटा सा टेबल मैं बहुत सालों से खैर यूज कर रहा हूँ, आई मेड दिस टेबल ऑन माई ओन। बायोकेमिकल डायग्नोसिस का टर्म्स क्या है? हम कहते हैं थायराइड प्रॉब्लम है, यू थायराइड स्टेट है, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है। नाउ दिस इज द राइट टेबल जो आपको डायग्नोसिस में हेल्प करता है, कि अगर आप किसी एक चीज को लेबल करें ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, सो इट मीन्स कि उसके अंदर T3 T4 TSH सारे नॉर्मल है, सिर्फ आपका एंटी टीपी एंटीबॉडी बढ़ा हुआ है। बट अगर इसके अंदर TSH भी बढ़ जाए, जो सिर्फ TSH रेज्ड है और T3 T4 नॉर्मल है, देन आप फोर्थ लाइन देखेंगे, सब क्लिनिकल हाइपो विद ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस। प्रॉपर हाइपोथायराइडिज्म विद और विदाउट ऑटोइम्यूनिटी डजेंट मैटर, बिकॉज उसके अंदर आपके TSH जो है वो हाई चला गया है, T3 T4 डाउन चले गए हैं। बट इन केस अगर उसके अंदर एंटी टीपी एंटीबॉडीज पॉजिटिव आती हैं, देन वी कॉल इट एज हैशीमोटोस थायराइडाइटिस। बट हम बहुत जगह मिक्स करते हैं ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस वर्सेस हैशीमोटो वर्सेस सब क्लिनिकल वर्सेस हाइपो। सो आई थिंक सिंपल, आप एक टेस्ट कराओ, टेस्ट की रिपोर्ट देखो, और उसको प्रॉपर लेबल कर दो कि दिस पेशेंट इज सफरिंग विद दिस कंडीशन एट दिस पॉइंट इन टाइम, कि वो सब क्लिनिकल हाइपो है, या वो सब क्लिनिकल हाइपो विद ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है, या वो हैशीमोटोज है, या वो ग्रेव्स है। मे बी I'll share this with the audience later। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, 3 phases ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स: डायनेमिक, फंक्शनल एंड पैथोलॉजिकल। अब डायनेमिक में आप देख सकते हैं कि देर आर नो सिम्टम, पेशेंट्स आर पिक्ड अप ऑन रूटीन स्क्रीनिंग। माँ बाप को थायराइड था, अरे बेटे को थायराइड के लिए टेस्ट करवाना था, निकल आया। अब पीरियड शुरू हुए फीमेल्स में, थायराइड टेस्ट कराया, निकल आया। प्रेगनेंसी हुई, थायराइड निकल आया। सो इस डायनेमिक फेज में हमारे पास जो सिम्टम्स हैं वो डेफिनेटिव नहीं है, सिर्फ पिक्ड अप है रूटीन या एक्सीडेंटल स्क्रीनिंग। बट ग्रेजुअली व्हाट हैपेंस, ये जो बीमारी है ये ग्रेजुअली ये प्रोग्रेस करेगी फंक्शनल या पैथोलॉजिकल स्टेट पे, जहां पर सिम्टम्स भी हैं और इन्वेस्टिगेशंस पॉजिटिव भी हैं। और ग्रेजुअली अगर वो अनट्रीटेड है, अगर पेशेंट ने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया एंड द डिसीज इज फुल ब्लोन एंड गोइंग अहेड, देन वी हैव द पैथोलॉजिकल फेज, दैट इज अ फुल ब्लोन डिसीज। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम इस स्टेजिंग को नहीं यूज करते तो हम जंप करके ना मतलब टॉल क्लेम्स करते हैं, पेशेंट पैथोलॉजिकल फेज में है, और हम बोलते हैं नहीं नहीं आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नहीं ठीक होगा। अगर पेशेंट के अंदर ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस सेट इन हुआ, हैशीमोटोज हुआ, तो आप मान के चलें कि कुछ सालों में उसके थायराइड में फाइब्रोसिस होता ही होता है, और फाइब्रोसिस इन थायराइड इज इरिवर्सिबल। जब तक थायराइड मोर देन 80% डिस्ट्रॉय नहीं होता, थायराइड बॉडी के लिए सफिशिएंट काम कर सकता है। बट द मोमेंट इट डिस्ट्रॉयज मोर देन 85%, 80%, वो रिकवर नहीं कर सकता। सो पैथोलॉजिकल फेज, अगर आपको पता है कि आपका डायग्नोसिस पूरा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात अभी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, कि बीमारी की पूरी अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता है कि आपने किस स्टेज पे पेशेंट को हैंडल किया है, आप उसको क्यों क्लेम कर रहे हैं? आप उसको सीधा ये कह सकते हैं कि सर आई एम ट्रीटिंग यू और होलिस्टिकली टिल योर सिम्टम्स डिसअपियर, और हम इसको बीच बीच में एक रिव्यू लेंगे या उसको ठीक करने के लिए एक फॉलोअप रखेंगे। सो फुल डिसीज,
70 की एज में पेशेंट को आप ठीक कर सकते हैं? आई डाउट। पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हो चुके हैं, पेशेंट हाइपरटेंसिव है, जितने रिस्क फैक्टर्स आते जाएंगे वो पैथोलॉजिकल फेज उतना फुल ब्लोन है, उसको रिवर्स करना अगेंस्ट नेचर्स लॉ है। आप उसको ठीक कर सकते हैं, यस, मैनेज कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, नो डाउट। पेशेंट की गोलियां कम होती हैं। आई हैव सीन टेपरिंग फ्रॉम 150 टू 37.5, इट हैपेंस। सो लेट्स मूव फर्दर, लेट्स हैव सम मोर अंडरस्टैंडिंग। कॉमन सिम्टोमेटोलॉजी बहुत ज्यादा मैं डिटेल नहीं जाना चाहूंगा, बिकॉज इफ यू जस्ट सर्च इट आउट एंड यू नो कि जितने सिम्टम लो मेटाबॉलिज्म के हैं, दे ऑल रिलेट टू थायराइड डिसऑर्डर्स। आपका हेयर फॉल हो गया, लेथार्जी, वीकनेस, स्वेलिंग्स, ऑल्टर्ड मेंसेस, कोल्ड इंटॉलरेंस, ब्रिटल नेल्स, पफी फेस, बिकॉज दीज ऑल डिपिक्ट कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो चुका है। वो जो T3 कंपोनेंट था वो है ही नहीं बॉडी में, वो T3 यूज ही नहीं हो पा रहा, T4 पे कन्वर्ट ही नहीं होता। यू ऐड T4, पेशेंट कहता है सर छोटी सी बीमारी थी, गया थायराइड निकला, डॉक्टर साहब ने 25 वाली गोली पकड़ा दी, अब वो गोली मैं 2 साल से खा रहा हूँ। राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं। अप्रोच करनी चाहिए। सी, इन केसेस में 3 स्टेप अप्रोच है। सबसे पहला केस टेकिंग। अब केस टेकिंग आप होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप 1 घंटा केस को ले रहे हैं, आप 10 मिनट ले रहे हैं, 15 मिनट ले रहे हैं, डजेंट मैटर। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है पैथोफिजियोलॉजी की, अगर आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग है, तो वो केस आप आधे घंटे में भी ले सकते हैं, rather than spending 2 hours with the patient and landing on nothing। बट आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लेना है, क्या किस तरह से प्रोसेस करना है। सो पैथोफिजियोलॉजी, पेशेंट बोल रहा है सर 3 साल से प्रॉब्लम है, 4 साल से प्रॉब्लम है, 10 साल से प्रॉब्लम है। नाउ टिप नंबर 2, इन बिटवीन, जितनी क्रॉनिसिटी आती जाएगी उतना रिकवरी या रिवर्सिबिलिटी कम होती जाएगी। अगर पेशेंट कहे कि 10 साल से गोली खा रहा हूँ, तो उसकी गोली छुड़वानी बहुत मुश्किल है। द पेशेंट सेज आई हैव स्टार्टेड ट्रीटमेंट फॉर द पास्ट 1 ईयर, मैं टैबलेट दे रहा हूँ, उसकी गोली टेपर ऑफ करना इजी है। तो ये कहाँ से पता चलेगा? व्हेन यू नो द केस। आपने हिस्ट्री ली है, केस लिया है, ओके। सेकंड है असेसमेंट ऑफ थायराइड फंक्शन बाय इन्वेस्टिगेशंस। आपकी राइट इन्वेस्टिगेशंस हैं, आपने सिंपल इन्वेस्टिगेशन है। आई नो देर आर सर्टेन प्लेसेस की जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, आप, अब मैं किसी एक गांव वाले पेशेंट को ये नहीं बोल सकता एमआरआई, उसके वहाँ पे एमआरआई सर्विस ही नहीं है, ये बोलूँ कि टेक्नीशियन स्कैन कराओ। बट आई कैन आस्क हिम कि अच्छा यार एक काम करो, T4 TFH करवा लो, because T4 TFH is the best combination of investigation to assess a thyroid function। खाली TSH इज नॉट इम्पोर्टेंट, T4 का लेवल कितना बॉडी में, कितना सर्कुलेटिंग T4 है। एंड यू विल रियलाइज कि आप करवाएंगे ना, तो आप एक रिलेशन बना सकते हैं कि TSH तो हाई गया हुआ है लेकिन T4 नॉर्मल है। दैट इज सब क्लिनिकल। सो इन्वेस्टिगेशन जो है वो पेशेंट के हिसाब से आप करेंगे तो यू कैन असेस द थायराइड फंक्शन। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग द क्यूरेबिलिटी बाय केस एनालिसिस। नाउ दिस इज आर्ट पार्ट। दोनों जो है, साइंस पार्ट, आपने केस ले लिया, इन्वेस्टिगेशन करवा दी, या सिटिंग ऑन अ चेयर, आप पेशेंट को कुछ भी बोल रहे हैं। पर जब एनालिसिस की बात आती है ना, तो वो एनालिसिस जो है वो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो आई थिंक नेक्स्ट फ्यू मिनट आई विल ट्राई टू कवर, अदरवाइज मे बी सम अदर टाइम। वो जो केस एनालिसिस है, वो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि पेशेंट मेरे पास फर्स्ट विजिट में आया है और मैंने इसको ओवर द मंथ्स कैसे फॉलो करना है। हैपेंस, अच्छा दवाई खाओ जब मर्जी आओ, टेस्ट कराओ जब मर्जी टेस्ट कराओ। देयर शुड बी वन लाइन ड्रॉन कि मैं कब इंटरकरंट यूज करूंगा, कब मैं उसके सिम्टम्स लूंगा, कब मैं उस सिम्टम्स को प्रोसेस करूंगा, वेदर आई एम गोइंग टू यूज अ रेपर्टरी और अ मटेरिया मेडिका, और उस मटेरिया मेडिका में भी मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, कौन सी पोटेंसी यूज करना चाहता हूँ। सो केस एनालिसिस जो है वो ऐसे केसेस में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्रॉनिसिटी, एक्यूट नहीं कि फीवर का थे आपने दे दिया 3 दिन बाद आपने फॉलो करना है। पेशेंट विल कम टू यू एवरी वीक, एवरी 15 days, फॉर मंथ्स, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर डाउन द लाइन। तो एक लाइन जो है ना, वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वो एनालिसिस से ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। एंड सेकंड, कीप इन माइंड दी अदर रिस्क फैक्टर्स, जैसे डिसलिपिडीमिया हो गया या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी। तो ये सारे जितने रिस्क फैक्टर्स ऐड ऑन होंगे, उतनी क्यूरेबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर जो है मेटाबॉलिज्म को डायरेक्ट हैम्पर कर रहे हैं। इनके पीछे भागते रहो। डिसलिपिडीमिया इज वन ऑफ द न्यूसेंस इन थायराइड डिसऑर्डर्स। एंड लेट मी टेल यू, आप दवाई दे दे के थक जाओगे, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जब तक कि आप मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अडॉप्ट नहीं करेंगे। आप उसको जितनी मर्जी आप कैलगिरा आप दे दो, जितनी मर्जी आप एलिम सडेवा दे दो, जब तक आपने इसको वो इंटरकरंट या एंटीमाइजमेटिक नहीं दी उस चीज को ओवरकम करने के लिए,
पेशेंट विल कीप दैट इन लूप कि अच्छा ठीक हो गया फिर बढ़ गया, ठीक हो गया फिर बढ़ गया. सो मूविंग फर्दर, एज अ थंब रूल, वी बिलीव इन इंडिविजुअलाइज मेडिसिन, क्योंकि हमारा दो गोल है, सिम्टोमेटिक नॉर्मेल्सी एंड बायोकेमिकल नॉर्मेल्सी. खाली पेशेंट के सिम्टम ठीक हो गए, पेशेंट सर आई एम फीलिंग बेटर, ओके, व्हाट्स योर रिपोर्ट सर, TSH उतना ही है, T4 उतना ही है. So symptomatic normalcy and biochemical normalcy, they both are important for a thyroid patient. Now, what does homeopathy do? पेशेंट कहते हैं सर ये सप्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट है, क्या है ये? सर गोली खा लूं, वो सर वो यूट्यूब देखा था थायराइडम 6 ले लूं, गोली छोड़ दूं? एंड दीज आर द कॉमन क्वेश्चन वी आर सब्जेक्टेड टू एज अ क्लिनिशियंस. नाउ, होम्योपैथी इज ईदर क्यूरेटिव. अब ये क्यूरेटिव जो है वो, अब अगेन अब थोड़ा सा बेसिक अब जाते हैं, जो फंक्शनल स्टेज पे थे, जो फिजियोलॉजिकल स्टेट पे पेशेंट थे, वो क्यूरेटिव रेंज में आते हैं. दूसरा आता है पैलिएटिव, जो पैथोलॉजिकल हो चुके हैं, जिनको ओल्ड एज पेशेंट हैं, जिनको आपने सिर्फ उनको ईज आउट करने के लिए देना है. यस, आई डू यूज थायरडम 3x एंड 6x. हाँ पैलिएशन है, क्योंकि क्यूरेबिलिटी का स्कोप ही नहीं है. देन स्टिमुलेटिव है, पेशेंट कहते हैं सर गोली खा रहा हूँ, थायराइड तब भी ठीक नहीं आ रहा, क्योंकि जो थायराइड स्टिमुलेशन था, नेचुरल स्टिमुलेशन था, वही नहीं है. वो कर सकते हैं हम लोग. पेशेंट अपने वेट का मोर देन डबल टैबलेट ले रहा है, तब भी थायराइड TSH नीचे नहीं आता, क्योंकि वो जो T4 बन रहा है, वो लो क्वालिटी T4 बन रहा है, वो बॉडी यूज नहीं कर पा रही. अब जब वो यूज नहीं कर पा रही, देन अगेन गो बैक टू द मेटेरिया मेडिका. याद करो एसिमिलेशन वाली दवाइयां कौन सी थी. अब जब आपने वो एसिमिलेशन और मेटाबॉलिज्म की मेडिसिन दी, तो वो स्टिमुलेशन प्रोसेस में आ गया. पेशेंट ने बोला सर नाउ माई TSH इज कमिंग ऑल फाइन, अब मैं ठीक हूँ, गोली खा रहा हूँ, खुश हूँ, क्योंकि थायराइड नॉर्मल आ गया. गोली कितनी बढ़ाऊं, ऑलरेडी मैं 200 250 300 ले रहा हूँ. सो माइजमेटिक अप्रोच को दो मिनट दूंगा, बिकॉज माइजम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू. साइट, स्टेज एंड पैथोलॉजी. अब ये जो सेम हमने अभी डिस्कस किया था, फंक्शनल, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, उससे रिलेट कर लो. साइट क्या है, स्टेजिंग क्या है, कितनी पैथोलॉजी एडवांस्ड है. क्योंकि यूजुअली सब क्लिनिकल स्टेजेस पे इट इज ऑल सोरोसाइकोटिक. इट स्टार्ट विद द सोरा, हल्का कुछ आया, एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ गई, दे कीप ऑन लिंगरिंग ऑन कि सर ये ना इसकी 10 साल से एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है, थायराइड ठीक आता है. सो इट ऑल स्टार्टेड विद सोरा एंड इट इज ऑल लिंगरिंग ऑन साइकोटिक ट्रेट्स. इनिशियल स्टेज में अगर इन्फ्लेमेशन है, पेशेंट की मदर कहती है कि बेटे को ना गले में दर्द हुआ था, गले मतलब बाहर से भी दर्द था इसको, अंदर नॉट फेरेंजाइटिस, बट ही हैड दैट थ्रोट पेन टू टच, ऑन टच. It was probably the autoimmune thyroiditis. It was all psoriatic. It will resolve. Secondary defense of body, appearance of anti-TPO antibodies. लॉन्ग टर्म एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं. पेशेंट कहता है सर मैं ना हर 3 महीने करवाता हूँ. व्हाई यू आर गेटिंग इट डन एवरी 3 मंथ्स? टीपीओ एंटीबॉडीज का डायग्नोस्टिक वैल्यू से ज्यादा प्रोग्नोस्टिक वैल्यू है. साल में एक बार होना चाहिए टीपीओ एंटीबॉडी टेस्ट. हर महीने करवा के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज एंटीबॉडीज आर अल्ट्रा सेंसिटिव. आज 70 भी आ सकती हैं, कल को 700 भी आ सकती हैं. बट क्या वो TSH और T4 को हैम्पर कर रही हैं? नाउ इस पे हमारी दवाइयां एंटी माइजमेटिक और इंटरकरेंट आती हैं, कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग मेडिसिन है, मेडोराइन हम लोग यूज करते हैं. इसलिए नहीं करते कि पेशेंट को क्रेविंग फॉर आइस आ रहा है, इसलिए करें कि उसके जो सिम्टम है वो लॉन्ग स्टैंडिंग है, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट मेडिसिन. कार्सिनोसिन इसलिए यूज नहीं करें कि पेशेंट के सिम्टम है, इसलिए यूज करें कि कॉम्प्लेक्स डिसीज की हिस्ट्री है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पेशेंट एज हैज थायराइड ऑल्सो. सो विल कवर दैट पार्ट इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. सो फैमिली हिस्ट्री जो है वो साइकोसिफिलिटिक माइजम में आती है, and congenital thyroid disorders, ultimately they are indicate syphilitic myosm only, nothing else. Now अब यहाँ पे क्वेश्चंस आता है फ्रॉम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू. सी व्हाट आर द एंटी माइजमेटिक्स एंड इंटरकरेंट्स. आपने दवाई जो देनी है आप दे रहे हैं, आप जिल्सिमियम दे रहे हैं, आप फॉस्फोरस दे रहे हैं, आयरन दे रहे हैं, आप सब कुछ दे रहे हैं. व्हाट एग्जैक्टली सर, व्हाट इज एंटी माइजमेटिक? सो एंटी माइजमेटिक जब आपने केस ले लिया, अगेन गो बैक टू द बेसिक विच आई टॉट यू. एक केस एनालिसिस आपने कर लिया, यू नो द फैमिली हिस्ट्री, यू नो द पर्सनल हिस्ट्री, एंड यू नो ये जो अभी मेरे सामने पेशेंट है वो सोरो साइकोटिक फेज में है. अब उसकी कोई सिम्टम नहीं है, जब कोई सिम्टम नहीं है तो कोई दवाई नहीं है, बट यस यू कैन गिव दैट एंटी माइजमेटिक रेमेडी एट दैट पॉइंट इन टाइम. मे बी अ डोज ऑफ सल्फर और अ डोज ऑफ चाइना.
And if the patient has psychotic tendency, maybe a dose of medorinum or thuja, depending on the other physical appearances of the patient. इंटरकरेंट वो होती हैं जब ड्यूरिंग द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होती हैं, कि एक दवाई चल रही है। अब वो दवाई चलती है कि टीएसएच सर एक महीने तो ठीक आया, फिर दूसरे महीने बढ़ गया, फिर तीसरे महीने ठीक आया, फिर बढ़ गया। अब आप वो दवाइयों में बहुत ज्यादा पोटेंसी को चेंज नहीं करना चाहते। यू डोंट वांट टू गिव रिपीटेड और चेंज मल्टीपल रेमेडी एट वन पॉइंट इन टाइम। आप क्या करते हैं? इंटरकरेंट देते हैं। नाउ दैट इंटरकरेंट कैन बी एन नोसोड, दैट इंटरकरेंट कैन बी एन एंटीमाइजमेटिक ऑल्सो। चलो यार, मेरे पेशेंट का जो सिम्टम्स है ना वो सारे नेट्राम्यूर वाले हैं, लेकिन मैं अभी नेट्राम्यूर दे नहीं पा रहा बिकॉज स्टेट नहीं है। सो दैट नेट्राम्यूर कैन बी वन ऑफ द गुड इंटरकरेंट्स इन दैट। नाउ थोड़ा थेरापेटिक्स में क्विकली करूंगा बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर। एक सिंपल रूल है। रूल इज कंबाइनिंग द कॉमन अनकॉमन peculiar कैरेक्टरिस्टिक विद स्ट्रेटिफिकेशन स्टेजिंग एंड एज। आपके पेशेंट के सिम्टम्स हैं बट किस एज में है। आपको एक ओल्ड एज में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिल रहा है, वो क्योरेबिलिटी शो नहीं करेगा, क्योंकि पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस स्लो हो चुकी हैं। स्टेज एडवांस है। पेशेंट कहता है कि सर मैं आप सपोज पेशेंट का वेट 100 kg एंड पेशेंट इज टेकिंग 200 माइक्रोग्राम ऑफ LT4 लिवोथोरक्सिन। वो स्टेजिंग हाई हो चुकी है क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी आ चुकी है। स्ट्रेटिफिकेशन है डिसलिपिडियम में, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, स्टंटेड ग्रोथ। क्या आप एक्सपेरिमेंट करोगे? नो। प्यूबर्टी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे वी नीड टू बी वेरी कॉशियस। सो जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जो स्टेजिंग है और जो एज है, उसको मिला दो होम्योपैथी के साथ कि क्या हमारे सिम्टम थे। अब हमें इन सिम्टम्स का क्या करना है? क्या हमें इसको स्टिमुलेटिव थेरेपी देनी है, पैलिएटिव देनी है, या क्यूरेटिव देनी है? नेक्स्ट चलेंगे। इसमें एक और चीज आती है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल क्या हुआ कि सर मैंने वहां पढ़ा था थायराइड की दवाई आयडम, मैंने आयडम ले ली। मैंने वहां पढ़ लिया स्पॉन्जिया, मैंने स्पॉन्जिया ले ली। मैंने वहां पढ़ी थूजा, मैंने थूजा ले ली। देर इज नो रिलेशन टू द सिम्टम, देर इज नो रिलेशन टू द स्टेजिंग और साइट, बट आई एम टेकिंग दिस ट्रीटमेंट ऑन एम्पेरिकल बेसिस ओनली कि मेरे XYZ रिलेशन में उन्होंने यूज की तो वो ठीक हो गए, तो मैंने भी ले ली। सो एम्पेरिकल यूसेज बहुत कॉमन है। वी नीड टू डील विद देम वेरी कॉशियसली। सिम्टम है, आप सिम्टम के स्टेज पे दो। एम्पेरिकल बेसिस पे यूजुअली चीजें काम लॉन्ग टर्म में नहीं करती। अल्टीमेटली पेशेंट हैज टू कम बैक एंड स्ट्रगल विद। अब ये कुछ जो फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड रेमेडीज हैं, ये उस रिसर्च का पार्ट है विच आई वाज अ पार्ट ऑफ। 2008 में हमने एक रिसर्च किया था स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पे, इसका पेपर भी पब्लिश हुआ था। और हमने स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस को देखा था। ये 3 साल का एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था जो हमने 2008 से 2011 के बीच में कंक्लूड किया था। उस टाइम हमने दिल्ली के कुछ 10,000 लोग स्क्रीन किए थे, बच्चे स्क्रीन किए थे, 10,000 स्कूल चिल्ड्रन। और हम लोग को जो भी उसमें से सब क्लिनिकल मिला, हमने उनको कंसेंट लिया, उसको रैंडमाइज कंट्रोल में, प्लेसिबो कंट्रोल में कन्वर्ट किया, और हमने 2 ग्रुप्स में फॉलो किया था उसको। तो 194 का सैंपल साइज था, जो टिल डेट इन होम्योपैथी, इन कन्वेंशनल मेडिसिन बिगेस्ट नंबर ऑफ स्टडी है ऑन RCT ऑन ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस। सो उसका क्रक्स था कि हमें कुछ इंडिविजुअलाइज मेडिसिन मिली, लाइक फॉस्फोरस, किलकेरिया, नेट्रम, सेलिशिया, सल्फर, लाइकोपोडियम, ब्राडाका, स्पॉन्जिया। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इंडिकेटिव लिस्ट है। उसके बाद हमने उस स्टडी के बाद हमने कुछ एडल्ट्स में भी दवाइयां यूज की अपने लेवल पे, एंड वी फाउंड कुछ स्पेसिफिक जो लोग यूज करते हैं, देखते हैं, वी ट्राइड दैट, एंड दैट थायरडम है, आयडम है, फ्यूकस है। And then we had certain good intercurrents like tuberculinum, medorinum, carcinosin, and thuja. So अगर if the time permit हम लोग इनके reliable indications कुछ quick snapshot ले सकते हैं, otherwise we can go towards the end because I was told that मुझे time limit को थोड़ा सा एक respect देना है. So Dr. Manju, do we have a few minutes of time? Yes, you can take 5 minutes extra. Okay, no problem. Then 5 minute में I'll take the snapshots of the remedy so that I Okay. can relate the takeaway Yes. message in the Yes. end. So Hmm. कुछ दवाइयां हैं जैसे थायराइडनम है, क्रक्स है कि इसको हम यूज करते हैं एम्पेरिकल, Hmm. बट अल्टीमेटली दिस इज नॉट एन एम्पेरिकल मेडिसिन।
दिस इज अ मेडिसिन स्पेशली इन पोटेंसी। मैं अभी 3x की बात अभी नहीं करूंगा, दैट कम्स इन पैलिएशन एंड स्टिमुलेटिव मोड, विल डिस्कस दैट इन द डिस्कशन फोरम। अगर आप पोटेंसी में यूज कर रहे हैं तो ये मेडिसिन जो है एक रेस्क्यू रेमेडी है, स्पेशली आफ्टर एक्यूट डिसीजेस। आजकल के सिनेरियो में जब स्पेशली इन दिल्ली की हर कोई वायरल फीवर के साथ आ रहा है और उसमें से बहुत सारे लोग आपके पास वीकनेस के साथ आ रहे हैं, राइट। थायराइड ऑल्टरेशन के साथ आ रहे हैं, ये दवाई आप उन केसेस में यूज कर सकते हैं। बट इस दवाई को आप प्लीज कंपेयर विद द जलसीमियम। अगर थर्स्ट लेसनेस है तो जलसीमियम जाएगी, थर्स्ट नॉर्मल है तो आपकी थायरानम या एसिड रेमेडीज जाएंगी। सेकेंड इज कैलकेरिया कार्ब। अब थायराइड स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन में जो हम लोगों ने देखा, क्वाइटर, क्वाइटर आप बिल्कुल पैल्पेट कर सकते हैं, इवन इफ इट इज grade 1, यू कैन जस्ट पैल्पेट विद द फिंगर between the cricoid cartilage and suprasternal notch. डॉक्टर्स कैन रिलेट इट वेल कि टू फिंगर रोलिंग मेथड यूज करते हैं। अगर आपको ग्वाइटर है, डैंड्रफ है, ड्राइनेस ऑफ हेयर, फॉलिंग, ओबेसिटी एंड enlarged tonsil, usually calcarea is the remedy. Carcinosin when there is autoimmune thyroiditis, anti-TP antibody positivity, obesity, stammering speech, which in turns is related to lack of concentration. So वो बच्चे जो पल्सटिला लाइक बच्चे हैं, जो लो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, इमोशनल है, सेंसिटिव है, लेकिन उनकी फैमिली हिस्ट्री है कॉम्प्लेक्स डिसीजेस की और उनकी अपनी हिस्ट्री है ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस की, तो उन बच्चों में जो है कार्सिनोसिन इज वन ऑफ द गुड रेमेडी एज इंटरकरेंट ऑल्सो एंड एज अ मेन स्ट्रीम रेमेडी ऑल्सो। नेक्स्ट है मेडोराइनम। जब आपके सिम्टम रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप दवाई दे दे के आप थक जाते हैं कि ये दवाई काम नहीं कर रही, काम नहीं कर रही, सब कुछ दे दिया, 3x दे दिया, 6x दे दिया, टेंचर दे दिया, रिपीटेड दे दी, वहां पे स्लोनेस है, वो साइकोटिक ट्रेट है। अगर आपने उस साइकोटिक ट्रेट को ऑब्जर्व कर लिया, पकड़ लिया, तो मेडोराइनम कैन बी वन ऑफ द गुड इंटरकरेंट एंड इट यूजुअली वर्क्स इन ऑल मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। लॉन्ग स्टैंडिंग ओरिजिन, पेशेंट कहता है सर मैं 4 डॉक्टर चेंज कर चुका हूँ, चारों से दवाई ले ली, ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो क्लिक नहीं किया। दवाई सबने ठीक दी, किसी ने गलत नहीं दी, लेकिन बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो एक्सेप्टेंस के लिए एक सिंगल डोज या कुछ वीकली डोजेस आर इम्पोर्टेंट। नेट्रोम्योर, वी ऑल नो दैट ड्राई हेयर्स हैं, एप्थेज हैं, ओबेसिटी, क्वाइटर, एनीमिया। आई वाज टॉकिंग अबाउट एनीमिया इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। अनीमिया के केसेस जो थायराइड को मिमिक करते हैं, नेट्रोम्योर कैन बी वन ऑफ द गुड रेमेडी इन सच केसेस, और आप उसको लो टू हाइपोटेंसीज जा सकते हैं। देन वी हैव ऑटोइम्यून थायराइडिटिस, और नेट्रोम्योर की खासियत है कि ये दोनों केसेस में काम करती है, इन हाइपर ऑल्सो एंड हाइपो ऑल्सो। Phosphorus, again, anemia, dry skin, falling of hairs, specifically restlessness. आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसीज हैं जहां पर फॉस्फोरस कंपोनेंट आता है। So I'm giving you just a snapshot. Maybe sometime later we can just talk arid specific presentation only, because ये थोड़ी सी depth understandings हैं about the miasms, about the presentation and symptoms. Gelsemium, the key word is muscular weakness, sluggish circulation. पेशेंट कहता है सर उठा ही नहीं जाता, हिम्मत ही नहीं होती उठने की, वहां पर जलसीमियम काम आती है। स्पॉन्जिया अगेन पुरानी रेमेडी हो चुकी है, बट लोग इसको एम्पेरिकल यूज करते हैं, बट एक्चुअल जो है जब आपको सफोकेटिव स्पेल है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज विद हाइपोथायराइडिज्म, इज स्पॉन्जिया। Acid remedies, they are comparable to gelsemium, but they have the general weakness which is extreme, out of proportion. So usually मैं एसिड फॉज, एसिड फ्लो रेमेडीज यूज करता हूँ। सो जेलसीमियम के बियॉन्ड अगर कोई आपको मिलती है ना वीकनेस या प्रोस्ट्रेशन, दैट इज एसिड। नाउ अगेन द बेसिक, जस्ट वाइंडिंग टॉक्स, डायनेमिक फेज, फंक्शनल और पैथोलॉजिकल पोटेंसीज आर लो, हाई टू लो। जितना पैथोलॉजिकल स्टेजिंग बढ़ती जाएगी, आपकी पोटेंसी जो है वो आपकी लो होती जाएंगी, रिपीटेड होती जाएंगी। With a good note, takeaway message: yes, thyroid normalcy should not mean the biochemical normalcy only. खाली रिपोर्ट ठीक आ गई या खाली पेशेंट ने आपको बोल दिया मैं ठीक हूँ, दोनों चीजें ठीक होनी चाहिए। द ट्रीटमेंट प्लान शुड बी वर्कड आउट। आप मेन स्ट्रीम रेमेडी सर्च आउट करो, आप इंटरकरेंट सर्च आउट करो, आप एंटी माइजमेटिक्स बीच में यूज करो, तभी केस जो है वो एक लॉजिकल एंड पे आपको मिलेंगे। अदरवाइज all things will go haphazard and here and there in next few months.
प्रिस्क्रिप्शन जो है दैट इज एन आर्ट दैट इज बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंट सिम्टम, बिकॉज द साइंस इज अंडरस्टैंडिंग। आपने कितना समझा है, क्या आपने अप्लाई किया, वो आर्ट है। बट जो प्रैक्टिस है वो रिफाइनमेंट ऑफ आर्ट है। आप प्रैक्टिस में 10 साल से हैं, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, जो रियलाइज एवरी ईयर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना दवाइयों की, बीमारियों की, वो बढ़ती जाती है। जो पहले आप गलतियां करते थे आज नहीं करते, बिकॉज जो आपका रिफाइनमेंट था वो हो रहा है। सो कंसंट्रेट ऑन दैट रिफाइनमेंट ऑफ आर्ट। For every patient, we must concentrate on all domains of health: physical, mental, and social well being. With this, today's talk is over. Thank you so much. And I would love to have your feedback and questions and criticism and discussions. Thank you. Thank you, sir, for this informative presentation. Now you can stop your screen. Yes, yes. So now we can proceed for the our question and answer session. So first question is, can hypothyroidism permanently cure homeopathy? Yes, see, it depends on the staging. अगर आपकी staging बहुत initial stage में है, functional states में है, so आप देखो permanent cure एक ना misnomer है, क्योंकि ये डिपेंड करता है रिस्क फैक्टर्स पे, जेनेटिक्स पे। आप उस पॉइंट इन टाइम पे अगर आप क्योर कर रहे हैं तो आप लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं दे रहे कि मैंने कुछ ऐसी चीज यूज की आपको कभी होगा ही नहीं। अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है, जेनेटिक्स पे डिस्पोजिशन है, तो वो होने के चांसेस होते हैं। बट यस, मैं उसको वर्ड यूज करूंगा, इट कैन बी रिकवर्ड फुली। क्योरेबिलिटी गॉड नोज कि वो क्योरेबल है यानी, बिकॉज इट विल बी टेस्टेड against time. So yes, at that point in time, if the stage is low, if the progression is not that fulminant, Hmm. then yes, it is 100% recoverable. Is hypothyroidism has any relation with LDL and heart diseases? Yes, हाइपोथायराइडिज्म में जो है वो आपको बिकॉज स्लो मेटाबॉलिज्म है, तो वो ऑब्वियसली एलडीएल जो है इंक्रीज होगा ही होगा बिकॉज ऑफ द स्लोनेस, बिकॉज कि वो बॉडी में प्रोसेस नहीं हो रहा। एंड यस, इवेंचुअली इट लीड्स टू द कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। सो बहुत Hmm. स्पेशली मैंने बात की थी ओल्ड एज की, तो ओल्ड एज में बिकॉज एलडीएल या डिस्लिपिडेमिया है, तो वहां पे प्लीज डू नॉट एक्सपेरिमेंट एट ऑल, क्योंकि उनका एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस हो चुके हैं, और अगर उनको सबक्लिनिकल है तो दे हैव द मोर चांसेस टू गो इनटू कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट्स। सो वहां पर हम बहुत ब्यूटीफुली वी नीड टू प्ले। आप एक एक्सपर्ट की ओपिनियन लो, कीप ऑन गेटिंग द T4 TSH डन। बहुत ज्यादा नहीं है, आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा मैजिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं ये ठीक हो जाएगा या रिकवर कर जाएगा, बिकॉज वहां पर थोड़े एथिकल इश्यूज हैं। Next question is, what type of lifestyle and food habit changes required in hypothyroidism? देखो, हाइपोथायराइडिज्म को कुछ मैं अलग एंटिटी नहीं मानता, जो एक बेसिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। बेसिक है, बेसिक एक क्रक्स है, की पॉइंट है, विच आई वुड लाइक टू टेल। खाओ लेकिन पचाओ। अब पेशेंट कहता है सर मुझे दही सूट नहीं करती, ये ठीक, जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। बट कोई ऐसा स्पेसिफिक फूड नहीं है कि आप बोलो कि उससे थायराइड नहीं होगा। इवन आप सी फूड भी ले सकते हैं, आप सब ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे, तो आपको रोटी भी नुकसान कर रही है। तो आप समझे? सो आपका Hmm. जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो डाइजेशन प्रोसेस है, उसको आप स्ट्रेंथन करें। कीप द फूड टू लिमिट लेवल्स। आपने कुछ बीच में खाना है, यू कैन हैव इट फॉर टेस्ट, नॉट फॉर फिलिंग योर स्टमक। अब हम Hmm. अभी लोग करते हैं कि हमें पूरा खाना है। हमें सपोज एक पिज्जा पहले घर में आता था तो 4 लोग शेयर करते थे कि एक Right. एक पीस आएगा, महीने में एक बार आएगा। आज क्या है, आज जी मेरा तो अलग से पिज्जा मंगा देना, मेरा अलग से मंगाना, मैं पूरा खाऊंगा। अब वो पूरा आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सो डाइजेस्ट Right. दैट, मेटाबोलाइज दैट। सो हैव लाइट फूड, हैव गुड फूड, लाइट एक्सरसाइज, एंड डोंट हैव स्ट्रेस व्हाइल ईटिंग। अभी Hmm. हम लोग को ना फोन होता है, ऐसे फोन हाथ में होता है, स्ट्रेस, कुछ ईमेल चल रही, कुछ चल रहा है, दैट स्ट्रेस is Hmm. basically creating a trouble for our body. Right. Next question is there any relation with vitamin D deficiency with hypothyroidism? Should we start vitamin D supplement or go for homeopathy alone? Very good question and very relevant, very apt question. Yes, it has a relation. विटामिन डी डेफिशिएंसी पिछले कुछ सालों में ज्यादा हुई है, बिकॉज पिकअप ज्यादा होना शुरू हो गया, पीपल आर नॉट एक्सपोज टू सन। आप कहते हैं कि ये जी हम तो धूप में बैठते हैं,
when we sit in the sun, we are exposing only 9% of our body, face, hands and feet. That's it. उस रेट में हमें 4 घंटे बैठना चाहिए. कोई बैठ सकता है? आज की डेट में नहीं बैठ सकता. विटामिन डी डेफिशिएंसी से बिकॉज मसल जो हैं दे आर बीइंग लैग्ड. उनके अंदर लैक्टिक एसिड जो मेटाबॉलिज्म है दैट इज ऑल्टर्ड. थकावट है, फाइब्रोमियल्जिया ज्यादा आ रहा है. तो थायराइड के सिम्टम जो है वो एग्रवेट या एक्सेंचुएट होते हैं जब विटामिन डी डेफिशिएंसी है. नाउ सिंस विटामिन डी इज अ न्यूट्रिएंट, तो इसकी सप्लीमेंटेशन किसी भी पैथी के अंदर नहीं आती. नीदर इट इज एलोपैथिक नॉर इट इज होम्योपैथिक, नीदर इट इज आयुर्वेदा. इट इज न्यूट्रास्यूटिकल. सो इट शुड बी सप्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड. एंड इट शुड बी, यस. और आप देखेंगे कि ऐसे पेशेंट में जहां पर विटामिन डी डेफिशिएंसी थी और थायराइड था, the moment you start thyroid medication and vitamin D, within few weeks, not days, vitamin D is not a painkiller. Within few weeks, the patient will say that yes, I am feeling better because my fibromyalgia has decreased. I am feeling better because my pain has gone down. या थकावट कम होती है. Depression, because even vitamin D deficiency is linked to the depression. We had this study when we were doing this thyroid research in 2008. We screened 90,000 adult population all over India. That was an INMAS and AIM study. We were part of that. So पूरे इंडिया में से उन्होंने around 90,000 लोगों को स्क्रीन किया of different age group, and they found that 70% of the population is vitamin D deficient. आप देखो कि 2008 के बाद ही ये सब रिकमेंडेशन आई है कि विटामिन डी फोर्टिफिकेशन करो, बच्चों को विटामिन डी ड्रॉप्स दो. क्यों आई है? फीमेल्स के लिए स्पेशल सप्लीमेंट्स आते हैं विटामिन डी वाले, because the deficiency is there and it is creating a trouble. So there is no harm. Yes, you can give. Next is, can hypothyroidism leads to myxedema, coma? Yes, if it is untreated, if it is uncontrolled. Usually 90% of the cases इतना ज़्यादा fulminant हो नहीं पाता because we live in metro cities. पेशेंट अलर्ट है, कोई सिम्टम आते हैं तो लोग इग्नोर करते हैं. कितना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना टेस्ट कराया नहीं कराया, बट अल्टीमेटली दे गो अंडरगो टेस्टिंग और सेल्फ मेडिकेशन. सो यूजुअली मेट्रो सिटीज में प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट यस, इफ इट इज अनट्रीटेड इट कैन लीड टू इवन हार्ट फेलियर. Next is, I have a goiter issue since 7 years. All my reports are normal, but still the goiter is visible. So, is there any medicine in homeopathy to cure it completely? Yeah, I would like to answer this a bit in straightforward. See, goiter is not a problem. Goiter is the presentation of the body. It can be physiological goiter. For example, in a female, when there's puberty or pregnancy or menopause, तो physiological goiters आते हैं. उसमें क्या है कि reports आपकी सब ठीक हैं, but only the gland is little enlarged. So I think just consult with the physician. In such cases, constitutional treatment, the individualized treatment can be taken care of. कि अगर कुछ physiological process ऐसी है जिसके relation में thyroid थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो उसको हम लोग अगर root cause ठीक करें, तो there are chances कि वो regress कर जाता है. Can it be possible to treat congenital hypothyroidism? No, congenital hypothyroidism cannot be treated. You have to, give the supplementation because शुरू से वो जो कपलिंग था, अब थोड़ा सा भी 2 मिनट में समझते हैं कि टायरोसिन एक मॉलिक्यूल है, आयोडीन हम लेते हैं, आयोडीन और टायरोसिन मिलके T3T4 बनाते हैं. अब जब T3T4 बन ही नहीं रहा, वो फैक्ट्री में वो प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो बॉडी में T3 कहाँ से यूज होगा? तो वो आपको ऊपर से देना ही पड़ेगा. कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म में T3T4 प्रोडक्शन ही नहीं हो रही. अगर ऑल्टर्ड हो तो आप उसको बोलो कि हम वी कैन इम्प्रूव इट, हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं, पैलिएट कर सकते हैं. बट अगर प्रोडक्शन ही नहीं है और रिक्वायरमेंट भी है, आपने शॉपिंग भी जाना है और पैसे भी नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड तो खर्चोगे ना, आप यूपीआई तो करोगे, तो आपको पैसा चाहिए कहीं ना कहीं से. तो दैट इज कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म. Right. So, thank you, sir, for answering the questions. Now, our next, as we promised कि हम 3 अपने select करते हैं best questions randomly. So, the names of winners are Dr. Neha Goyal, second is Mandal Vishwajit, and third is Mrs. Rikta. So, everyone,
आप अपने सारे जितने भी मतलब आप तीनों अपनी जीमेल आईडीज हमें क्यू ए वाले चैट में हमें शेयर कर दीजिए, देन वी विल कनेक्ट यू. Now, the first question is how was the speaker, and the second is how was the content. So, everyone, please vote. Thank you, everyone, for this participation. And thank you, everyone, for joining the webinar. And thank you so much, sir, for presenting this informative presentation with us. Thank you so much. And I think there are certain people would like they were trying to ask. So what I'm just leaving my email ID here. Then you can contact Dr. Manju Yeah. to SBL also. And if you have any query, if you want to discuss something, Yeah, or we'll maybe you can share the just questions with you as well. yes. And Yes. Dr. Manju, I would like to have the feedback also. Yeah, So we'll share. Thank you so much, sir. thank you. Okay. And I think you can share my email ID. I think I need to have that We will permission. share. We will share. Yeah. So Yeah. either you can write to SBL or Dr. Manju, or you can just contact me directly, and let's, Hmm. because we keep on having this discussion here and Yeah. there, and it's a good topic. Although the paucity of time is there in such a small time, everything cannot be discussed and taught. So maybe at some other platform we'll meet and we'll Hmm. discuss. Yes, definitely. And I will surely share with your email ID with the participant. Yeah. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Thank you. everyone. Thank you to all.